बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फजलुर रहमान साहब ने अभी तक ना तो मखसूस नशस्तें जो उन्हें दी गई माले गनीमत में, ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट को वापस की हैं, ना ही फजलुर रहमान साहब ने अभी तक जो फॉर्म 47 के ऊपर उन्हें आसिम मुनीर साहब ने इस रजीम में तोहफे दिए हैं, ना उन्होंने वो वापस किए हैं, ना ही जो लोग उन्हें तोहफे के तौर पर दिए गए, ना उन्होंने वो वापस किए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कोई भी सहूलत अभी तक वापस नहीं की जो उन्हें सरकार की जानिब से या मौजूदा रजीम की जानिब से मिली है, और वो इंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, और उन सारी चीज़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, सेनेट से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, और जो चोरी की माले गनीमत समझ कर दी गई मखसूस नशस्तें हैं, उन नशस्तों पर भी उनकी खवातीन तनख्वाहें ले रही हैं या अक़लियत के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब का इनकलाब सिर्फ इतना ही है कि मुझे हीरो माना जाए, मुझे लीडर माना जाए, लेकिन उन्हें लीडर तब माना जाएगा जब वो लात मारेंगे एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई उन तमाम चीज़ों और उन तमाम नवाजिशात को जिन पे वो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। जब वो ये कहेंगे कि ठीक है, मैं आपके सारे पोल खोलता हूँ, हर चीज़ सामने रखता हूँ, रजीम चेंज ऑपरेशन में आसिम मुनीर का ये किरदार था, जनरल बाजवा का ये किरदार था, नदीम अंजुम का ये किरदार था, जनरल फैज़ उन दिनों में क्या कर रहा था, और कौन सा जर्नैल इनके साथ मिलकर क्या क्या बातें करता रहा, ये सारा कुछ उन्हें बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि नवाज शरीफ का क्या रोल था, और लंदन में उनकी क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से मौजूदा पूरा सेटअप कायम किया गया। जैसा कि जावेद हाशमी को उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि 1.25 साल पहले ये फैसला हो गया था, 15 महीने पहले ये फैसला हो गया था किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। फिर फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें देनी थी उतनी नहीं दी, और यहीं से फजलुर रहमान साहब को गुस्सा आया कि भी मैं तो इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा था। फिर उन्हें एक ख्वाब दिखाया गया था कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सदर पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया। बहरहाल फजलुर रहमान साहब का जो इनकलाब है वो अभी ज़बानी कलामी बातों तक की है, और ख्वाहिश उनकी ये है कि मुकदमे दर्ज हो जाएं, कोई थोड़े से बंदे गिरफ्तार हो जाए, इक्का दुक्का मार कुटाई के वाक़यात हो जाए, फजलुर रहमान साहब को भी चंद दिन जेल में गुजारने पड़े, तो इससे वो बहुत बड़े कौमी सतह के हीरो बन जाएंगे। देखें बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जावेद हाशमी साहब हीरो बन गए हैं। ना उनकी कोई बहुत बड़ी जमात है, ना उनके पीछे बहुत बड़े कोई फॉलोअर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये मानते हैं कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई आदमी हर दौर में खड़ा हुआ, जब इमरान खान साहब के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, तो तब जावेद हाशमी भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे। जब नवाज शरीफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गए, तो तब जावेद हाशमी नवाज शरीफ के भी खिलाफ हो गए थे। तो जावेद हाशमी ने हर दौर में लंबे अरसे से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया। कम से कम परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर अब तक आखिरी 25-30 साल तो उन्होंने शानदार गुजारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और अब मरियम नवाज की हुकूमत ने उनके ऊपर जो पर्चा दिया है वो बिजली चोरी का दिया। आप अंदाजा करें, इतना बड़ा लीडर है, इतनी उसने सऊदतें बर्दाश्त की हैं, और इतनी उसने लंबी लड़ाई लड़ी है नवाज शरीफ के लिए। वो डट कर खड़ा हुआ उस वक्त जब नवाज शरीफ के अपने खानदान में कोई उसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, और आज उस शख्स को बिजली चोरी के मुकदमे में मरियम नवाज की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीज़ें तो बताती हैं कि शरीफ खानदान की किस नौइयत की सियासत है और किस लेवल के ये लोग हैं। नौरीन नियाज़ी की बातचीत चल रही थी, NCCIA ने उन्हें तलब कर दिया है, यानी FIA का वो विंग जो देखता है इन मामलात को कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर किसी ने ऐसी बात की है जो काबिल एतराज़ है, तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पे मुकदमा करते हैं, बुलवाते हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया एंकर को भी और नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी। तो इनका तो मौक़िफ़ होगा बड़ा सादा। देखिए, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, या जो करीबी सोर्सेज हैं जो क्लेम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक नौरीन नियाज़ी साहिबा से, उम्मीद है एक आधे दिन में मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं उनसे पूछ पाऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फौजी अदालतों ने पकड़ के सजा दे दी, और फौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है, कहते तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है, निशानी इबरत इन्हें बनाया गया है, भाई की आंख ज़ाया हो गई है। और ऐसे माहौल में एक एंकर उनके साथ बैठता है, और वो कहती है जी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, यानी ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले की बातचीत है, और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जो एक दुखी औरत बोल सकती है, जिसका दिल दुखा हुआ हो, जिसको तकलीफ हुई, वो तो बदमाश भी देता है चोरियां उठा के। यानी अगर ऑफ द रिकॉर्ड लोगों की आप बातचीत सुने, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग करते हैं सड़कों पे, लोग इतनी इतनी मोटी गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को, इस हुकूमत को लोग इतनी गंदी गालियां देते हैं कि कानों से धुएं निकल आते हैं। जो बदवाएं लोग देते हैं मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों को, कानों से धुएं निकल आते हैं, ऐसी बदवाएं और ऐसी गालियां लोग देते हैं। तो वो ऑनियर नहीं जाती ना, इसलिए किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होता। लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं, 4 दीवारी के अंदर बैठते हैं, बाहर किसी पार्क में बैठते हैं, कोई सड़क पे मिल जाता है, तो लोग जोड़ियां उठा के बदवाएं कर रहे होते हैं। जो लोगों ने हरमैन शरीफैन के अंदर बदवाएं की है ना इन लोगों के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के लिए, चाहे उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल हैं, चाहे उसके अंदर कोई सियासतदान है, चाहे वो जालिमों की सहूलत करने वाले सहूलतकार हैं, तो लोगों ने जो खाना काबा और मस्जिद नबी में बदवाएं दी है ना, वो अगर आप ऑनियर कर दें तो इनके कानों से धुआं निकल आएगा। ये डर जाएंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तो अपने कानों से सुना है, मैंने तो खुद देखा है, मैं 2 मरतबा गया हूँ हरम में, और मैंने वहाँ सुना लोग कैसे इनके लिए बदुआ करते हैं, और कैसे इमरान खान के लिए इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें ऑनियर नहीं जाती, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं। फिर उन्होंने ये कहा भी था इमरान खान की बहन ने कि इसे पब्लिक ना किया जाए, और ये एक सहाफ़ती उसूल है कि अगर किसी ने आपको कोई इंटरव्यू में बात कर दी है
अव्वल तो वो कहते हैं जी इंटरव्यू से पहले की बातचीत है और इसका इंटरव्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये उनकी एक जाती भड़ास है, गुस्सा है उस खातून का। मैं यानी ये ओपनली कहता हूं कि किसी के भी आप किसी भी खातून के भाई को, उसके बेटे को आप निशाने इबरत बनाए तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी, तो आपके खिलाफ बात करेगी। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पर पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने याद रखिएगा सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं, पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। लेकिन ये एक कामयाबी है और हमें उस बात पे सबको बतौर पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने अपनी बालादस्ती साबित की। अब नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देगी जाके एनसीसीआईए को? वो साहब जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछे उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकाल कर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते, कैसे इल्जाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखिए ये जिम्मेदारी होती है सहाफी की कि जो चीज ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमदा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, इसी तरह पीटीआई के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की, पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता, लेकिन बिल आखिर एक दिन चीजें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेगी? वो ये कहेगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेगी मैंने मना किया था ऑनियर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे? किसी शख्स की सोच के ऊपर तो आप पैरा नहीं बिठा सकते ना। अगर एक आदमी अपने आप में ये समझता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई है तो इस पे कौन सा मुकदमा बनता है? यानी इस पे क्या मुकदमा आप कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहा, और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा था कि इसको पब्लिक नहीं करना, ये मेरी अपनी जाती राय हो सकती है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में कहानी चल पड़ी है कि सबको गद्दार बनाओ, बंगालियों को गद्दार बनाओ, पंजाबियों को गद्दार बनाओ, महाजरों को गद्दार बनाओ, कबायलियों को गद्दार बनाओ, बलोचियों को गद्दार बनाओ, कश्मीरियों को गद्दार बनाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गद्दार बनाओ और सहाफियों को भी गद्दार बना दो। अरशद शरीफ को गद्दार बनाया फिर शहीद कर दिया। आज वो सबसे बड़ा मुहिब वतन है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा प्यार जिन लोगों से करते हैं उनमें एक कौन है? अरशद शरीफ है। उसको तो आप गद्दार कहते थे, आसमा जहांगीर को आप गद्दार कहते थे, अहमद मीर को आप गद्दार कहते थे, आप इमरान रियाज को आज गद्दार कहते हैं, आप साबिर शाकिर को गद्दार कहते हैं, आप मुईद पीरजादा को गद्दार कहते हैं, आप वजाद सईद को गद्दार कहते हैं। पाकिस्तान में कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनमें समी इब्राहिम साहब हैं, उन्हें आप गद्दार कहते हैं, और यह मकबूल जान को आप गद्दार कहते हैं। आप गद्दार कहते हैं सिद्दीक जान को, क्यों वो गद्दार है? आप सबको गद्दार कहते हैं। सोहराब बरकत आपकी नजर में गद्दार है, आपकी नजर में अहमद फरहाद भी गद्दार है। बलूचिस्तान से 4 नौजवान अभी उठाए गए हैं ताजा, उनमें एक जर्नलिस्ट है वो भी उठाया गया, एक तालिब इल्म है पढ़ा लिखा नौजवान है खुददार का, वो भी उठाया गया। अब से उसे उठा लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो बंदा लापता हो गया। 4 नौजवान अब गायब हो गए दोबारा जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो क्या सारी गद्दार है? पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है? और सिर्फ मुहिब वतन वो है जो वही बात करता जाए जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह रही है या कहलवाना चाहती है? तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुल्क चलता भी नहीं है। नाज़रीन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये जरा आप देखिए, ये खैबर पख्तूनख्वा में एक चैंपियंस लीग हो रही है, इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग। अब इसको स्पॉन्सर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी ना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का ये अपना एक इवेंट है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो चैंपियंस लीग है, ये इसका इश्तिहार छपा हुआ है, ये देखें आप, बिल बोर्ड, ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बीच में सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी के साथ फैसल करीम कुंडी है जो गवर्नर है, ये वज़ीर आला और गवर्नर दोनों लग गए बीच में। एक तरफ शाहिद अफरीदी है, यूनुस खान है, 2 गुलूकार हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो अब तक का सबसे बड़ा लेजेंड है ना, वो इमरान खान है। पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट में जो एक ही वर्ल्ड कप जीता है ना, वो इमरान खान लेकर आया था, और निस्बतन कमजोर टीम के साथ लेकर आया था। उस वक्त बहुत ताकतवर टीम में मौजूद थी। पाकिस्तान की टीम इमरान खान के दौर में जितनी ताकतवर थी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर उसके बाद बार बार हुई, लेकिन कैप्टन नहीं था उस नौयत का, तो पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जितने खिलाड़ी हैं सब मानते हैं कि इमरान खान एक लेजेंड था और लेजेंड है। आलमी सतह पर इमरान खान को तस्लीम किया जाता है। उसने क्रिकेट में बहुत सारी चीजें तब्दील कर दी।
इमरान खान ने क्रिकेट में सोचने का तरीका तब्दील कर दिया। उसकी कही हुई बातें आज क्रिकेट की किताबों में लिखी जाती हैं। वो इतना बड़ा क्रिकेट का लेजेंड है और उस आदमी के नाम पे जो हुकूमत कायम की गई, उस आदमी की मकबूलियत पे जो वोट हासिल किए गए, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है, वो हुकूमत एक लीग करवाती है और लीग भी क्रिकेट की करवाती है और उस पोस्टर के ऊपर से इमरान खान का फोटो गायब कर देते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने नाम रखा था इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। अगर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला होता ना तो शायद वो यहां पे इमरान खान का फोटो जरूर लगाता, चाहे उसके लिए उसको किसी के पांव भी पकड़ने पड़ते ना तो वो इमरान खान का फोटो जरूर लगवाता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकार है उसको शाबाश कि उन्होंने इमरान खान का नाम निकाला। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है, वो इस बात की नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर है, वो मुतनाज़ हो गया, कुछ भी आप करें, लेकिन यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा क्रिकेट का लेजेंड और कोई नहीं था, ना उससे बड़ा कोई नाम है। दुनिया के जब टॉप खिलाड़ियों के नाम आप उठाते हैं तो बीच में इमरान खान का नाम जरूर आता है। यार उस आदमी की तस्वीर तो आपको ऑनर समझ के लगानी चाहिए थी, उसकी तस्वीर तो आपको हर हाल में लगानी चाहिए थी, और इमरान खान की तस्वीर निकाल दी। सारी जिंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में जिस आदमी ने गुजार दी, वो स्लॉगर शाहिद अफरीदी, उसका फोटो लगा दिया, इमरान खान का फोटो निकाल दिया। और इमरान खान का फोटो लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा लगाना चाहिए था, बैकग्राउंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि वही है क्रिकेट लेजेंड। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट को इतनी पहचान मिली। बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू हुए और क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपके जितने फास्ट बॉलर्स आते हैं उनमें ज्यादातर कहते हैं हम इमरान खान से मुतासिर होकर क्रिकेट में आए थे, हम इमरान खान को फॉलो करते थे। फास्ट बॉलर की लाइन लगा दी थी 92 के वर्ल्ड कप के बाद और एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर्स आए। सब कहते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई जमात और इमरान खान साहब की अपनी दी हुई हुकूमत उनका फोटो नहीं लगाती। इतने बड़े लेजेंड के साथ ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। इमरान खान के साथ ये क्या ज्यादती करेंगे? उमरान सईद ने कहा था ना कि वो किसी फोटो का या किसी पब्लिसिटी का या कहीं पे नाम लिखने का मोहताज इमरान खान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने बड़ा अजीब-ओ-गरीब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि कबायली इलाके के लोगों को अगर हमने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो अपनी अहलियत में इजाफा करें या अपनी सजाद में इजाफा करें तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बैंक वाले भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, बैंकों वाले भी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को ना कबाइल का पता ही नहीं है, वो कबायली दस्तूर, कबायली रिवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मामला कितने हसास हैं, और इतने हसास मामले के ऊपर उठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी। और भाई ये जो दहशतगर्द हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनको जब भी आप आपस में लड़ाएंगे तो ये कबाइल की लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई कई दहाइयों तक चलेगी। बेशुमार जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है। वो इन्हीं में से किसी कबीले का, कोई किसी कबीले का, कोई किसी कबीले का है, कोई महसूद है, कोई वजीर है, कोई कुछ है। इनके नाम आप देखें ना, उनकी कौमों के नाम साथ लिखे हुए हैं। आप कबाइल के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो लड़ाई कई दहाइयों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई ना हो इसलिए न्यूट्रल इदारे बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई आदमी कानून को हाथ में लेगा, जुर्म करेगा, उसको इदारे सजा देंगे। कबाइल को आपस में ना लड़ाया जाए इसलिए कबाइल के बीच में एक ऐसी फोर्स कायम की जाती है जिसे कहा जाता है कि लॉ एनफोर्समेंट है। ये अमन व अमान को कायम करेगी। जब आप लोगों को कहेंगे बंदूक उठा के एक दूसरे के गले पड़ जाओ तो ये कई दहाइयों तक वो दहशतगर्दी तो बीच में रह जाएगी, इन कबाइलियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अक्लमंद और ऐसे ऐसे दानश्वर आके बिठाए गए। और कबाइल की अगर लड़ाई हो जाएगी तो फायदा किसका होगा? ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे और वहां फायदा वो लोग उठाएंगे जो वहां से मादनियात निकालना चाहते हैं, वो लोग जो वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा उस इलाके के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रस्मों रिवाज क्या हैं और वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी रवायात क्या है। वो लड़ पड़ेंगे फिर आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। वो आपके गले पड़ी हुई है ना एक लड़ाई पारा चनार वाली, वो छूटती ही नहीं है। आप उसको कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, लड़ाई नहीं छूटती। लिहाजा लड़ाई बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो फ्यूल तैयार करे कि तुम हथियार उठा लो, तुम भी उठा लो, तुम भी उठा लो, एक दूसरे को मारो। नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना। वो जो बलूचिस्तान के अंदर धरने के मुतासरीन ने मुतालबात किए थे वो सरकार का काम है। वो जो कश्मीर के अंदर मुतासरीन कह रहे हैं वो सरकार का काम है। कश्मीर पे भी नाज़रीन खबरें आ रही हैं, वहां पे बंद जगहों के ऊपर चारों तरफ से जहां पे मुहासरा किया हुआ है और अहाते जो है मुख्तलिफ, उनके अंदर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज नून लीग और पीपल्स पार्टी करके वीडियोस जारी कर रहे हैं। यानी 200-400 बंदा इकट्ठा करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जज्बाती सी, जोर जोर से शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। बंदे कौन होते हैं? ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हैं, मकामी पुराने कारकुन हैं या वो जो अपने जाती मुलाजमीन हैं, उन्हें इकट्ठा करके रोला डाल देते हैं। 10-15 बंदे इकट्ठे होकर किसी एक जगह के ऊपर, बाकी अपने मुलाजमों को ले आते हैं, बंदों को ले आते हैं, इलाके से कोई इधर उधर से पकड़ लेते हैं, ला के रोला डाल के अहाते के अंदर बाहर नहीं निकलते और वीडियो बना के डाल रहे हैं। जनाब हमारी बड़ी शानदार कंपेन चल रही, टके की कंपेन नहीं चल रही। आज़ाद कश्मीर में एक खुल के गली मोहल्ले में नहीं जा सकते। खवातीन ने डंडे और पत्थर मारे इन्हें, खवातीन और बच्चे अंडे फेंकते हैं इनके ऊपर जहां ये निकलते हैं कंपेन करने के लिए। ये हालात आज़ाद कश्मीर में पैदा हो गए हैं और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बाइकआउट को जारी रखते हैं तो याद रखिएगा ये कश्मीर की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन होगा और हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का हमेशा के लिए मौका मिल जाएगा।
और ये मौका भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे दुश्मन को प्रोवाइड करेगी। नाज़रीन, ईरान पे बहुत शदीद हमले इस वक्त अमेरिका कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट हुक्म दिया वो ये है कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएं ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उर्दन में अमेरिका का एक फौजी लापता हो गया, 2 फौजी मारे गए हैं और चंद फौजी उसके जख्मी भी हो गए। उर्दन में ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अमरीकी बेसिस को या जहाँ पे अमेरिकन इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाया और ईरान को यह लगता है कि उर्दन में अगर वो सफाया कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम का तो फिर इसराइल को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। अमेरिका को ऐसा लगता है और उनके अखबार ये लिख रहे हैं कि रूस और चीन शायद ईरान की मदद कर रहा है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मदद हो रही है, क्योंकि जितना एक्यूरेट ईरान मारता है ना, इतना एक्यूरेट कोई मार नहीं सकता। इतने एक्यूरेट निशाने का मतलब यह है कि उन्हें बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो टाक टाक कर हमले कर रहे हैं। अब एक और बात जो ईरान ने कही है वो बड़ी खौफनाक है। ईरान ने कहा जनाब कि फौरी तौर पे जो दुबई है वहां से लोग निकल जाए जब तक वहां के हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, और ये भी बताया कि लड़ाई बढ़ जाएगी और अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो जितने लोग निकल सकते हैं दुबई से वो निकल जाएं। ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया। अब ईरान जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका ने ईरान में बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया है। मवासलाती निज़ाम ईरान में बुरी तरह तबाह किया है, ट्रांसमिशन को जो है वो निशाना बनाया अमेरिका ने और बहुत तबाही फेरी है, यानी बहुत सारे पुल तबाह कर दिए हैं, बहुत सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। तो ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने नुकसान की कुछ डिटेल्स जारी की हैं जहाँ पे उनके सिविलियंस ईरान के जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और अरब ममालिक में क्योंकि अमेरिकन अड्डे वहाँ पे ईरान अटैक करता है तो अरब ममालिक उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ये हमें आने वाले वक्त में इसलिए पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साथ कतर के साथ भी इसी नौयत का मुआहदा कर लिया। अब इन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठा ली है और पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमने क्या मुआहदा किया है। यानी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से जो एक फ़ौज तैयार की अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह रही हैं और वो फ़ौज सऊदी अरब और कुवैत का दिफा करेगी, कतर का दिफा करेगी या अरब ममालिक का दिफा करेगी। हमारे पास ना दुनिया को देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब हम फ़ौज और हथियार ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो हमने इतने सालों में बनाए हैं और हमारे पास क्या है दुनिया को देने के लिए? अनाज हम अपना पूरा कर नहीं पा रहे। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद अनाज हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, उसमें किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम नजर रखेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।